भारतीय राजनीति में गठबंधन अक्सर भरोसे पर बनते हैं, लेकिन इतिहास से अभी बताता है कि सत्ता की राजनीति में अस्थायी मित्रता से अधिक महत्व अस्थायी हितों का होता है। कई क्षेत्रीय दल कभी भाजपा के सबसे भरोसेमंद सहयोगी रहे, लेकिन समय बदला तो राजनीतिक रास्ते भी बदल गए और कई दलों का जनाधार कमजोर होता चला गया। शिवसेना से लेकर जदयू और तृणमूल कांग्रेस से लेकर बसपा तक हर दल की अपनी अलग अलग राजनीतिक यात्रा और परिस्थितियां रही हैं, लेकिन आलोचकों का एक वर्ग आरोप लगाता है कि भाजपा और उसके वैचारिक परिवार की राजनीति में सहयोगियों की उपयोगिता अक्सर सत्ता तक सीमित रहती है। सवाल यह है कि जब उद्देश्य पूरा हो जाता है तो क्या सहयोगियों की राजनीतिक जमीन धीरे धीरे खिसकने लगती है। इसलिए आज चर्चा सिर्फ बीते हुए राजनीतिक अध्याय की नहीं बल्कि उन दलों की भी है जो आज भाजपा के साथ खड़े हैं। क्या कल उनकी कहानी भी अलग होगी या इतिहास खुद को दोहराएगा। सुभाषपा, निषाद पार्टी और अपना दल यश जैसे दलों को लेकर भी यही सवाल अब राजनीतिक गलियारों में उठने लगा है। उत्तर प्रदेश की राजनीति केवल चुनावी जोड़तोड़ की कहानी नहीं है, यह उस वैचारिक संघर्ष का मैदान भी रहा है जहां एक ओर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की राजनीतिक सोच खड़ी रही तो दूसरी तरफ दलित, पिछड़ा और वंचित समाज की सामाजिक राजनीतिक भागीदारी का आंदोलन। कहा जाता है कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने एक समय में कहा था कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों भाजपा के लिए कांटे की तरह है। बाद में जब सपा बसपा गठबंधन टूटा तो उनके नाम से यह कथन भी व्यापक रूप से चर्चित हुआ कि हमने कांटे से कांटे को निकालकर फेंक दिया। इन कथनों को कई राजनीतिक विश्लेषक केवल चुनावी रणनीति के रूप में नहीं बल्कि उस दौर के गहरे वैचारिक संघर्ष के प्रतीक के रूप में देखते हैं। नमस्कार, मेरा नाम रजनीश है और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। दरअसल 1990 के दशक में मंडल राजनीति के बाद उत्तर प्रदेश में पिछड़े और दलित समाज की राजनीतिक ताकत तेजी से उभरी थी। समाजवादी आंदोलन ने पिछड़े वर्गों को नई राजनीतिक आवाज दी, जबकि बहुजन आंदोलन ने दलित समाज को सत्ता में हिस्सेदारी का आत्मविश्वास दिया था। यह बदलाव भारतीय राजनीति के सामाजिक समीकरणों को बदल रहा था। दूसरी ओर भाजपा अपने वैचारिक एजेंडे, संगठनात्मक विस्तार और व्यापक हिंदुत्व राजनीति के सहारे अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत कर रही थी। ऐसे में उत्तर प्रदेश दो अलग अलग राजनीतिक दृष्टिकोणों का सबसे बड़ा रणक्षेत्र बन गया। राजनीति हमें यही सिखाती है कि परिस्थितियां बदलते ही दोस्ती और दुश्मनी की परिभाषाएं भी बदल जाती हैं। यह कहानी 1993 की है। इससे ठीक एक वर्ष पहले 6 दिसंबर 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद देश की राजनीति पूरी तरह से बदल चुकी थी। उत्तर प्रदेश में राम मंदिर आंदोलन की लहर अपने चरम पर थी और भाजपा तेजी से राजनीतिक रूप से मजबूत हो रही थी। ऐसे दौर में दलित राजनीति के सबसे बड़े नेता मानवर कांशीराम और पिछड़े वर्ग की राजनीति के प्रमुख चेहरा मुलायम सिंह यादव ने अपने राजनीतिक मतभेदों को पीछे छोड़कर हाथ मिलाया था। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का यह गठबंधन उस समय भारतीय राजनीति की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक माना गया। इसी गठबंधन ने एक ऐसा नारा दिया जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में आज भी याद किया जाता है, मिले मुलायम कांशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। यह नारा केवल चुनावी प्रचार का हिस्सा नहीं था बल्कि उस दौर में सामाजिक न्याय की राजनीति और राम मंदिर आंदोलन के बीच चल रहे वैचारिक संघर्ष का भी प्रतीक माना गया। सपा और बसपा का गठबंधन उस समय भाजपा के लिए बड़ी चुनौती माना गया, लेकिन जब यह गठबंधन टूटा तो उत्तर प्रदेश की राजनीति ने नया मोड़ लिया। बदले हुए समीकरणों ने भाजपा के लिए अवसर पैदा किए और आने वाले वर्षों में उसका राजनीतिक विस्तार लगातार बढ़ता गया। इस पूरी कहानी को केवल नेताओं की व्यक्तिगत प्रतिद्वंदिता तक सीमित करके नहीं देखा जा सकता। इसके पीछे सामाजिक प्रतिनिधित्व, सत्ता में हिस्सेदारी, जाति समीकरण, वैचारिक टकराव और राजनीतिक रणनीतियों की लंबी प्रक्रिया काम करती रही। उत्तर प्रदेश की राजनीति आज भी उसी संघर्ष की छाया में दिखाई देती है। सवाल केवल यह नहीं है कि सत्ता किसके हाथ में है, बल्कि यह भी है कि किस विचारधारा को जनता अधिक स्वीकार कर रही है और कौन सी राजनीति समाज के अलग अलग वर्गों को अपने साथ जोड़ पाने में सफल हो रही है। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश का हर चुनाव केवल सीटों का गणित नहीं होता बल्कि विचारों, सामाजिक गठबंधनों और राजनीतिक दृष्टिकोण की परीक्षा भी बन जाता है। लेकिन बड़ा सवाल है कांटे से कांटा निकालना। क्या यही भाजपा की दीर्घकालिक राजनीतिक रणनीति रही है?
अगर भारतीय राजनीति के पिछले 3 दशकों को ध्यान से देखें तो एक पैटर्न दिखाई देता है। भाजपा पहले क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन करती है, उनके सामाजिक आधार और राजनीतिक ताकत के सहारे अपना विस्तार करती है, लेकिन समय के साथ वही सहयोगी दल उसके सबसे बड़े प्रतिद्वंदी बन जाते हैं। इसके बाद राजनीतिक समीकरण बदलते हैं और भाजपा स्वयं उस राज्य की सबसे प्रभावशाली ताकत बनने की कोशिश करती है। महाराष्ट्र इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। कभी शिवसेना भाजपा की सबसे मजबूत सहयोगी थी और महाराष्ट्र में भाजपा का विस्तार काफी हद तक इसी गठबंधन के सहारे हुआ था, लेकिन समय के साथ दोनों दलों के रिश्ते बदले। 2022 में शिवसेना में विभाजन हुआ और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाला गुट भाजपा के साथ सरकार में शामिल हो गया। बाद में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से भी विभाजन देखने को मिला। इन घटनाओं के बाद महाराष्ट्र में भाजपा पहले की तुलना में कहीं अधिक प्रभावशाली शक्ति बनकर उभरी। बिहार में भी राजनीतिक विश्लेषक इसी तरह की प्रक्रिया की चर्चा करते हैं। लंबे समय तक जनता दल यूनाइटेड भाजपा का बड़ा सहयोगी रहा, लेकिन समय के साथ भाजपा का संगठनात्मक विस्तार बढ़ा और राज्य की राजनीति में उसका स्वतंत्र प्रभाव भी मजबूत हुआ। कई विश्लेषकों ने इसे भाजपा की बड़े सहयोगी से बड़े पार्टी बनने की रणनीति के रूप में देखा है। पश्चिम बंगाल का उदाहरण भी अक्सर इस बहस में दिया जाता है। लंबे समय तक ममता बनर्जी और उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस का मुख्य मुकाबला वाम दलों से रहा। इसी दौरान भारतीय जनता पार्टी ने राज्य में धीरे धीरे अपना संगठन मजबूत किया और बाद के वर्षों में ही भाजपा तृणमूल कांग्रेस की सबसे बड़ी राजनीतिक चुनौती बन गई। राजनीतिक गलियारों में यह आरोप भी लगाया जाता है कि वामपंथ को कमजोर करने की राजनीति के दौरान भाजपा को बंगाल में ममता बनर्जी के सहारे विस्तार का अवसर मिला था। हालांकि इस दावे पर अलग अलग राजनीतिक दलों और विश्लेषकों की अलग अलग राय हो सकती है, लेकिन एक तथ्य निर्विवाद है कि आज पश्चिम बंगाल की राजनीति का मुख्य मुकाबला वाम दलों और कांग्रेस से हटकर तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के बीच केंद्रित हो चुका है। याद करिए, ऐसा ही हाल कभी देश के सबसे बड़े सूबे के ताकतवर दल बहुजन समाज पार्टी के साथ भी हुआ था। 1995, 1997 और 2002 में बीजेपी के गठबंधन से सरकार बनाने वाली बीएसपी आज कहां है? कई राजनीतिक विश्लेषक इसे भारतीय राजनीति में बदलते राजनीतिक समीकरणों का उदाहरण मानते हैं, जहां कभी कोई दल किसी दूसरे प्रतिद्वंदी को कमजोर करने की रणनीति अपनाता है, लेकिन समय के साथ वही राजनीतिक शक्ति उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती बनकर खड़ी हो जाती है। यही वजह है कि भारतीय राजनीति में अक्सर कहा जाता है कि रणनीतिक गठबंधन और तत्कालीन राजनीतिक लाभ भविष्य में नए और कहीं बड़े राजनीतिक प्रतिद्वंदी भी पैदा कर सकते हैं। इसी तरह उत्तर पूर्व के कई राज्य, अरुणाचल प्रदेश और असम में भी भाजपा ने समय के साथ क्षेत्रीय दलों और स्थानीय नेताओं को अपने साथ जोड़कर अपना राजनीतिक आधार मजबूत किया है। अलग अलग राज्यों में तरीका अलग अलग रहा, लेकिन लक्ष्य भाजपा को केंद्रीय शक्ति बनाना बताया जाता रहा है। यहीं से उत्तर प्रदेश को लेकर भी एक राजनीतिक प्रश्न खड़ा होता है, जहां भाजपा के साथ ओम प्रकाश राजभर की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, संजय निषाद की निषाद पार्टी और अनुप्रिया पटेल का अपना दल एस जैसे सहयोगी दल मौजूद हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का एक वर्ग यह सवाल उठाता है कि यदि भाजपा का पूर्व का राजनीतिक पैटर्न आगे भी जारी रहता है तो क्या भविष्य में इन सहयोगी दलों का स्वतंत्र राजनीतिक महत्व भी धीरे धीरे कम हो सकता है और भाजपा उनके सामाजिक आधार पर स्वयं अपना दावा मजबूत करने की कोशिश करेगी? इसका उत्तर भविष्य की राजनीति तय करेगी, लेकिन इतना स्पष्ट है कि भारतीय राजनीति में अस्थायी मित्र और अस्थायी शत्रु नहीं, बल्कि अस्थायी हित और बदलते राजनीतिक समीकरण अधिक निर्णायक रहे हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश की अगली राजनीतिक लड़ाई केवल सीटों की नहीं होगी, बल्कि यह भी तय करेगी कि पिछड़े और अति पिछड़े समाज की राजनीति क्षेत्रीय दलों के नेतृत्व में आगे बढ़ती है या फिर राष्ट्रीय दल अपने भीतर उस सामाजिक प्रतिनिधित्व को समाहित कर लेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत सारी खबरें लेकर के आपके बीच में हाजिर होंगे। इस खास रिपोर्ट पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइएगा। बहुत सारी खबरों के लिए बने रहें जन आदर्श भारत के साथ। हमें दें इजाजत। नमस्कार।